Hello students, welcome to the channel Concept in Chemistry. Today we are going to study the part 2 of General Organic Chemistry. Part 1 already available है, uploaded है. लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए. तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आज पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि electronic effects are the factors that influence the relative electron अवेलेबिलिटी, और इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर बॉन्ड और ए पर्टिकुलर एटम in an organic molecule. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वो फैक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी को चेंज करता है और उसको वेरी करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वेरी करता है अलोंग ए पर्टिकुलर बॉन्ड. एक बॉन्ड बराबर कर सकता है, और इन ए पर्टिकुलर एटम, एक एटम के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी चेंज कर सकता है इन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है. तो इसी इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो वेरिएशन है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. और यही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन. ठीक है. तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस टाइप का रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, दैट ऑल आर डिपेंड्स ऑन सच इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. ठीक है. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या है, उसका यूजफुलनेस क्या है, कैसे उसको यूज करके हम एक रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है. तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम 5 पढ़ेंगे. ठीक है. इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट. ठीक है. तो ये 5 पढ़ेंगे. यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. सेकंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट. थर्ड हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट. फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. और फिफ्थ में पढ़ेंगे स्टेरिक इफेक्ट. इनिशियली ये 5 हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे. तो आज हम शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट. ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम पकड़ लेंगे, मान लो यहाँ पर एक कार्बन एटम है C और यहाँ पर एक
X atom attached है along with the C, ठीक है। ये एक्स एटम है, हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम मतलब कार्बन एक्सेप्ट कार्बन, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हैलोजेंस हो गया, इस सभी को हम हेटेरो एटम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली ये कार्बन केमिस्ट्री है, इसलिए कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स और जो एटम्स कार्बन के साथ और कार्बन चेन के साथ जुड़ा रहता है उसको हम हेटेरो एटम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एक है हैलोजन, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, एक्स का ज्यादा होगा देन कार्बन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कार्बन और एक्स के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है और जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है वो पहले मिडिल में रहता है, ठीक है। पर बाद में रियलाइज जब होता है कि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एक्स ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सपीरियंस करता है और कार्बन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होता है फ्रॉम द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और यू कैन से द कार्बन टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और यू कैन से द एक्स। मतलब यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कार्बन टू एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि हियर sigma electron shifts, sigma electrons shift from carbon to X due to electronegativity डिफरेंस। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर कि ये हम ऐसे देखेंगे कि कार एक्स को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला इसलिए इसको डेल्टा माइनस लिखेंगे, ठीक है। और कार्बन इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज किया इसलिए इसको कहेंगे डेल्टा प्लस। ये डेल्टा का मतलब क्या है कि ये फुल्ली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फुल्ली एक्स की तरफ और एक्स एटम के ऊपर नहीं आ गया है। अगर आ जाता तो ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता, एक्स के ऊपर ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। और कार्बन एटम कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज मिलता। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट नहीं होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट होता है टुवर्ड्स एक्स, इसलिए एक्स को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलता है बिकॉज इट एक्सपीरियंस ए ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन कार्बन। और कार्बन को मिलता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि यहाँ पर हम लोगों को मिला कि एक डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट हो गया है, ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये बॉन्ड हम कह सकते हैं कि पोलर हो गया है, ठीक है। सो दिस परमानेंट पोलराइजेशन, this permanent polarization along the sigma bond is called inductive effect। और दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहा जाता है, कि ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज द इफेक्ट ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट occurs through सिग्मा बॉन्ड। मतलब क्या, ये इफेक्ट के लिए ही जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए
परमानेंट इफेक्ट। क्यों परमानेंट इफेक्ट कहा गया यहाँ पर? बिकॉज देखो यहाँ पर कि ये जो पोलराइजेशन हम लोगों को मिला, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये परमानेंट है। ये परमानेंट क्यों है? बिकॉज एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो ये जो फैक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन, ये फैक्ट परमानेंट फैक्ट है, ये ऑलवेज काम करेगा। और इसके चलते ये सी एक्स बॉन्ड ऑलवेज पोलर होगा, मतलब परमानेंटली पोलर हो जाएगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर लिखा कि परमानेंट पोलराइजेशन। तो यही पोलराइजेशन को ही हम कहते हैं जहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एक्स, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इंडक्टिव इफेक्ट भी एज अ रिजल्ट परमानेंट इफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लोग क्या किए कि कार्बन चेन को बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर मान लो कार्बन 1 है, फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। जस्ट नंबर न्यूमेरिक से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा कार्बन फर्स्ट है, कौन सा कार्बन सेकंड है, एटसेट्रा। ठीक है, तो एक्स के साथ जो कार्बन एटम अटैच्ड है उसको C1 कह रहे हैं, फिर उसके साथ C2 अटैच करेंगे, फिर उसके साथ C3 अटैच करेंगे, फिर ऐसे लॉन्ग कार्बन चेन फॉर्म इधर होता गया। और इसी कार्बन चेन के एक टर्मिनल पे एक्स एटम अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो C1x का तो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x इज ग्रेटर देन कार्बन, सो x गेट्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड यह फर्स्ट कार्बन दैट इज C1 गेट्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसका इफेक्ट C2 में कैसे पड़ेगा, मतलब C1 C2 बॉन्ड में और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कैसे ये इफेक्ट आएगा। देखो अब जब हम कंपेयर करेंगे C1 के साथ C2 का, तो यहाँ पर देखो C2 न्यूट्रल है, यहाँ पर देखो C2 न्यूट्रल है और C1 है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर जो मिडिल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा और सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो किस तरफ अट्रैक्टेड होगा, C2 की तरफ या C1 की तरफ? इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है थोड़ा C1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, C2 की तरफ नहीं होगा, बिकॉज C2 एट दिस टाइम और इन दिस यहाँ पर C2 अभी न्यूट्रल है। ठीक है, तो C2 न्यूट्रल है मतलब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, मतलब C1 की तरफ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि C1 एक्स बॉन्ड के जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना अमाउंट शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स एक्स, यहाँ पर कि सेम अमाउंट शिफ्ट होगा? यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो C1 की तरफ सेम अमाउंट शिफ्ट होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की से हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर C1 C2 के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट तो होगा कार्बन C1 एटम की तरफ, बट उतना इफेक्टिवली नहीं होगा जितना हुआ था टुवर्ड्स एक्स। मतलब यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो एक्स की तरफ जितना इफेक्टिवली शिफ्ट हुआ था और डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पर C1 C2 का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उतना C2 और C1 की तरफ नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर C2 को जो चार्ज मिलेगा वो डेल्टा डेल्टा प्लस है। और यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे कि डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज इज स्मॉलर देन डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट हो रहा है C1 और X के बीच वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है। C1 C2 के बीच का जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ड्यू टू पार्शियल चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर उतना डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होगा, एक्सपेक्टेडली यहाँ पर उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दैट इज वाई यहाँ पर लेस चार्ज और लेस पार्शियल चार्ज जनरेट हुआ है, इसलिए हम डेल्टा डेल्टा प्लस लिखे और डेल्टा डेल्टा प्लस इज स्मॉलर देन डेल्टा प्लस। अब सेम इफेक्ट होगा C2 C3 बॉन्ड में, और C2 C3 बॉन्ड की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है सेम इफेक्ट यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड होगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स C2
टुवर्ड्स C2, बट उतना इफेक्टिवली नहीं होगा जितना C1C2 और C1X में हुआ था। सो यहाँ पर चार्ज यहाँ पर और भी कम हो जाएगा, पार्शियल चार्ज, मतलब ट्रिपल डेल्टा प्लस होगा और वो इससे भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक एक डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम एरो से दिखा सकते हैं कि कैसे हो रहा है, कि इधर C1 से X के तरफ जा रहा है, इधर C2 से C1 के तरफ जा रहा है और C3 से C2 के तरफ जा रहा है। ठीक है, अब C4 ऐड करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि इधर भी होगा, C5 ऐड करेंगे तो फिर भी बोलोगे C5 C6 बॉन्ड में भी होगा, बट नहीं, यहाँ पर ऑल आर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो C1 X के बीच जो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हुआ है वो पहले ही पढ़े। अब यहाँ पर देखिए कि C1 इसका जो इफेक्ट है C1 X का इंडक्टिव इफेक्ट है, उसका वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है C1 C2 के इंडक्टिव इफेक्ट में भी। तो यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। C2 C3 में भी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटिव होगा, बट बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम जो इफेक्टिवनेस है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो लेस हो जाता है, इतना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है कि बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम वी अज्यूम दैट दिस इंडक्टिव इफेक्ट विल नॉट ऑपरेट एनीमोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख के रखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट operates up to third carbon atom and beyond that it practically vanishes। ठीक है, तो बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम हम लोगों ने देखा, और ये प्रैक्टिकली हम पकड़ सकते हैं कि थर्ड कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम। तो दिस सच सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, और तुम इसको आई इफेक्ट भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसको शॉर्टली हम आई इफेक्ट भी कहते हैं, ओनली आई इफेक्ट। अब ये आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। टाइप 1 is plus I effect and type 2 is minus I effect। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या है कि थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। प्लस आई इफेक्ट को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट को हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन एज ए रेफरेंस पकड़ा गया था, हाइड्रोजन एज ए रेफरेंस लिया गया था। अब जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा compared to hydrogen are called plus I effecting groups, और जो मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा compared to हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस लिया गया था, और इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है हाइड्रोजन से ज़्यादा,
उसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन उसको कहेंगे हम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू सिग्मा बॉन्ड काम करता है, इसलिए यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड ही। ठीक है, इसीलिए उसको प्लस आई इफेक्टिंग कहते हैं। और जो माइनस आई इफेक्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा अलोंग द सिग्मा बॉन्ड ओनली। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड है तभी ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ऑपरेटिव होगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उसको हम प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है कहां से, कार्बन स्केलेटन से, उसको कहते हैं हम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर कि इफ द एटम और ग्रुप attached to carbon atom और कार्बन चेन भी कह सकते हो, in such a way that it pushes electron away from it and it is said to exert plus I इफेक्ट। ठीक है, क्या डेफिनेशन है कि अगर कार्बन चेन और एटम के साथ ऐसा कोई एटम और ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन पुश कर पाएगा अवे फ्रॉम इट, मतलब टुवर्ड्स द कार्बन चेन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, उसी को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। एंड इस इफेक्ट को कहते हैं, मतलब ये जो ग्रुप और एटम जो इफेक्ट डाल रहा है कार्बन चेन में, उसको कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और फेनोमेना को हम कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली हम माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द एटम और ग्रुप attached to carbon chain in such a way that it withdraws electron towards itself, then it is said to exert माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप और एटम कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है कि वो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से खींच लेगा अपने तरफ, विथड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द कार्बन चेन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर को हम कहते हैं कि माइनस आई इफेक्ट, मतलब इस फेनोमेना को कहते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। एंड द ग्रुप और एटम, सच ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर पाएगा कार्बन चेन से उसको कहेंगे हम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, और जो एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा कि प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप का। प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है
कि प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। प्लासा इफेक्टिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। मतलब माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप उसी ग्रुप्स को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ऐसा हम कह सकते हैं कि O माइनस। ये बॉन्ड क्यों दिखाया गया? बिकॉज इस बॉन्ड के इस पार में ये यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड दिखाया गया, इस बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ये एक पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन चेन प्रेजेंट है, हम बट दिखा नहीं रहे यहाँ पर। यहाँ कार्बन चेन के साथ ये बॉन्ड करके O माइनस अटैच्ड है। तो इस सिचुएशन में O माइनस के ऊपर देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस रिएक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द कार्बन चेन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन, इसको भी प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप कह सकते हो। Cr3 ये 3rd डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक है। उसके साथ R मतलब एल्किल ग्रुप, तो उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CrRR, और लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा कार्बन चेन मान लो यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन में ये Cr3 प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप है। अब देखो CH2, यह है 2 डिग्री कार्बन एटम, तो इसका प्लासा इफेक्ट थोड़ा कम होगा। फिर होगा CH2R, फिर होगा CH2R। ठीक है, बिकॉज इट इज 1 डिग्री। फिर होगा CH3, फिर होगा हाइड्रोजन कह सकते हो या डॉयटेरियम कह सकते हो। यहाँ पर एक चीज याद रखने को मैं बोलूंगा कि नोट डाउन करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्किल ग्रुप्स आर प्लासाई इफेक्टिंग इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन करके रखना कि एल्किल ग्रुप्स आर प्लासाई इफेक्टिंग ग्रुप्स, ऑल एल्किल ग्रुप्स। अब जहां पर एल्किल ग्रुप ज्यादा होगा वो ज्यादा प्लासाई इफेक्टिंग होगा। तो ये इनिशियल जो 2 एग्जांपल है इसको छोड़ दो। फिर आते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम में। इसमें देखो 3 एल्किल ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप है, 1 डिग्री में 1 एल्किल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली जो 3 डिग्री कार्बन है और ग्रुप है Cr3, उसका प्लासा इफेक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स और मोर नंबर ऑफ प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप्स कह सकते हो। यहाँ पर 2 प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। ठीक है। फिर आता है मिथाइल, बिकॉज CH3 के साथ कोई एल्किल ग्रुप अभी तक अटैच नहीं है जो कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में अटैच्ड है, इसलिए CH3 का उससे भी कम होता है। और पहले ही बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो प्लासा और माइनस आई क्लासिफिकेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और डॉयटेरियम हम करते हैं, इसलिए डॉयटेरियम को और हाइड्रोजन भी कह सकते हो कि यहाँ पर लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्लासा इफेक्टिंग ग्रुप्स का एग्जांपल्स। अब आते हैं माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स के एग्जांपल में। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स वही होगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर पाएगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा ज्यादा, इसलिए वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, तो जो प्लस चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है और ग्रुप्स है वो सभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, और माइनस आई इफेक्टिंग एज ए माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप काम करेगा। एज फॉर एग्जांपल Nr3 प्लस, देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए ये माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स है। Sr2 प्लस भी है, और तुम यहां पर कह सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सभी
माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। फिर आता है NO2, फिर आता है SO2R, फिर आता है CN साइनाइड, फिर आता है COOH, फिर आता है हैलोजेंस, और हैलोजन का ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ याद रखो और नहीं रखो, ये जरूर याद रखना कि हैलोजन का ऑर्डर कितना कैसा होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी पता चल जाएगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, और माइनस आई इफेक्ट भी सेम है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी। तो इस हिसाब से ऐसे याद रखना कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्टिंग होगा। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना। कुछ याद रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ेगा उतना, बिकॉज जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। अभी के लिए ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, लाइफ टाइम के लिए याद रखना होगा कि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, ये हम लोगों को याद रखना ही होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको भी। फिर आते हैं OAR, AR मीन्स बेंजीन रिंग। फिर आते हैं COOR, फिर आते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर बेंजीन रिंग AR, ठीक है, और फिनाइल रिंग भी कह सकते हो, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इतना बड़ा ऑर्डर याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सभी माइनस आई इफेक्टिंग होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैलोजन का ऑर्डर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली याद रखना। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। It is classified in two categories, plus I effect and minus I effect. Plus I effect is the effect due to which electron shifts away from the इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और फेनोमेना को हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, और इस फेनोमेना को कहेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन कौन सा स्पीसीज होगा, एल्किल ग्रुप्स आर ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्टिंग इन नेचर, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप एज ए प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप काम करेगा, ठीक है। और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, एज फॉर एग्जांपल द ग्रुप्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज अटैच रहेगा कार्बन चेन के साथ वो ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्टिंग एज ए माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप काम करेगा। और हैलोजन भी है, नाइट्रो है, ठीक है। तो हैलोजन का ऑर्डर भी हम लोगों को पता चल गया है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वही माइनस आई इफेक्टिंग ज्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कुछ कि कैसे ये काम करता है। सो पॉइंट नंबर 1, कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। बताया था कि ये परमानेंट है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए परमानेंट फेनोमेना। इट हैज डिरेक्शनल नेचर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिरेक्शनल नेचर तो रहेगा ही।
Number 3, it creates permanent polarity in a bond. Fourth one is it affects डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी का मेजरमेंट हम लोग डाइपोल मोमेंट से करते हैं. तो पोलैरिटी अगर चेंज होगा तो डाइपोल मोमेंट को भी इफेक्ट करेगा. इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा. सेकंड है सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अब देखो सॉल्युबिलिटी, पोलर स्पीसीज का पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, ये हम लोगों को पता है. तो यहाँ पर पोलरिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा इन पोलर सॉल्वेंट. सो इंडक्टिव इफेक्ट ये काम करता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकता है. बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पर पोलरिटी आ रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आ रहा है. और हम लोगों को पता है जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो एट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. सो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है और इफेक्ट अफेक्ट करता है. फिफ्थ ऑप्शन है it encourages the heterolytic bond cleavage. देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, तभी पता चल जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा. कि मान लो यहाँ पर मैंने लिया कि CH3 होल 3 CBr और यहाँ पर हम दे रहे हैं कि एक्वास KOH. यहाँ पर क्या होगा, Br रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय OH. ठीक है. इसको हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पर CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर फॉर्म होगा CH3 होल 3C प्लस प्लस Br माइनस. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH माइनस आएगा, फिर ये C प्लस को अटैक करेगा बिकॉज OH माइनस इज इलेक्ट्रॉन डेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे अटैक करेगा, फिर OH ऐड हो जाएगा. तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ. हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में ब्रेक होता है. ठीक है. मतलब कोई एक डायरेक्शन में जो बॉन्डिंग पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया Br की तरफ, और इसके चलते क्या हो गया, C प्लस हो गया और यहाँ पर Br माइनस हो गया. तो ये शिफ्ट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन हियर. अब ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट क्या किया कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है मिडिल में वो Br की तरफ थोड़ा सा खींच लेता है. तब क्या होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो इजी हो जाता है प्रोसेस. जब तक ये इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेगा उतना इजी नहीं होगा बॉन्ड क्लीव करना और बॉन्ड ब्रेक करना. जब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटिव है, मतलब Br का माइनस आई इफेक्ट है, तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा Br की तरफ शिफ्ट कर देता है, और इसके चलते क्या होगा कि ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है. तब क्या होता है कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो पाएगा. मतलब क्या कि दिस इंडक्टिव इफेक्ट एनकरेज द हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, मतलब एनकरेज करता है. वो बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो एनकरेज करेगा. ठीक है. इनिशिएट कर देता है और स्टिमुलेट कर देता है कि चलो कोई आओ और बॉन्ड क्लीव कर दो. ठीक है. तो ये काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट. पॉइंट सिक्स्थ इज
वही पॉइंट है कि चेंजेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 7, it changes the acidity and basicity of ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये 7th पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो पहले देख लेते कि एसिडिटी को कैसे चेंज करता है ये। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH3COOH and CH3COOH। यहाँ पर हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, मतलब एसिडिटी ऑर्डर हम लोगों को निकालना है। ठीक है। अब एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए हम लोगों को इसका कॉन्जुगेट बेस देखना होगा। मतलब पहले क्या करना होगा कि H+ को निकाल देना होगा। एसिडिटी मतलब क्या, जो सॉल्यूशन स्टेट में H+ रिलीज कर पाएगा उसी को कहते हैं एसिड, राइट। तो क्या करेंगे, सबका कॉन्जुगेट बेसिस लिखेंगे हम, प्लस H+। इसका भी आएगा CH3CH2COO माइनस प्लस H+। सिमिलरली इसका भी आएगा CH3COO माइनस प्लस H+। अब इसका भी आएगा CH3COO माइनस प्लस H+। अब हम लोगों को एक चीज यहाँ पर पता है कि स्टेबिलिटी of Cb is proportional to acidity of its corresponding acid। corresponding acid मतलब ये चार हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस लिखा है। ये है कॉन्जुगेट बेस 1, ये है कॉन्जुगेट बेस 2, ये है कॉन्जुगेट बेस 3 और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस 4। ये चार कॉन्जुगेट बेस का जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, मतलब 1 डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आइफेंडिक ग्रुप। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर कितना है 1 2 3, यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट किस तरफ हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी पा के बैठा है। अब उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसको अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। Cb4 में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए Cb4 इज लीस्ट स्टेबल। सो स्टेबिलिटी अगर देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ Cb कॉन्जुगेट बेस, सो Cb4 सबसे लीस्ट होगा। उस हिसाब से देखेंगे तो Cb3 उसके बाद आएगा कि वहाँ पर Cb4 से कम है, फिर Cb2 आएगा,
जो कि Cb3 से कम है, फिर Cb आएगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया? हम लोगों को पता है कि जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड का डिसोसिएशन भी उस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर एसिडिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4, मतलब 4 का एसिडिटी भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिटी का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट से हो गया। सेकंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, ऑप्शन एग्जाम्पल 2, CH3 COOH Cl CH3 COOH Cl2, सॉरी यहाँ पर CH2 होगा, Cl CH COOH और Cl3C COOH होगा। ये 4 ऑप्शन मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 और 4 सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेम यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट बेस का देखेंगे। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस एंड दिस इज Cb1। यहाँ पर आएगा कि Cl CH2 COO माइनस प्लस H प्लस, दिस इज Cb2। ये हो गया Cl CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस। अब ये हो गया Cl C Cl Cl COO माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर देखो Cb1 में कोई माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है ही नहीं। Cb2 में 1 क्लोरीन है, मतलब 1 माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। Cb3 में, अच्छा ये Cb3 है और ये Cb4। ठीक है, तो Cb3 में देखो 2 Cl है, मतलब 2 माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स है, और Cb4 में 3 है। तो क्या होगा यहाँ पर 3 माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप 3 टाइम्स ये इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है ही नहीं कोई माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंस है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर हम थोड़ा रिलैक्स कर दे, मतलब नेगेटिव चार्ज को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दे अदर एंड में मॉलिक्यूल के, तो वो ऑक्सीजन ये O माइनस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी के लिए देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, जो तीनों डायरेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर 2 डायरेक्शन से, यहाँ पर 1 डायरेक्शन से। सो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी तो पता चल ही गया कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली Cb4 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन Cb3, देन Cb2, देन Cb1, बिकॉज Cb1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस है उसको स्टेबलाइज करेगा कैसे? बट Cb4 में 3 माइनस है इफेक्टिंग ग्रुप है, और वहाँ पर जो COO माइनस है वो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर पा रहा है। सो इस हिसाब से एसिडिटी भी सेम ऑर्डर में हो जाएगा हम लोगों का, कि जिसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसका एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा होगा 4, then 3, then 2, then 1। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। Cl CH2 COOH, Br CH2 COOH और I CH2 COOH। स्केलेटन सेम रखा है हमने, यहाँ पर सिर्फ जो हैलोजन है वो चेंज किया है। अब यहाँ पर भी हम हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट कौन सा ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, उस हिसाब से देखेंगे। तो देखो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर लिखेंगे तो होगा Cl
CH2COO माइनस प्लस H प्लस, तो ये हो गया Cb1, ये हो गया Br CH2COO माइनस प्लस H प्लस, ये हो गया Cb2 और यहाँ से मिलेगा ICH2COO माइनस प्लस H प्लस, ये हो गया Cb3। हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पर ऑल आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन सब माइनस है इफेक्टिंग ग्रुप है, मतलब सब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा और O माइनस को स्टेबलाइज करेगा और CO माइनस को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी का एक्सटेंट डिफरेंट होगा बिकॉज ये तीनों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब माइनस आई इफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ माइनस आई इफेक्ट तीनों का सेम नहीं है। सबसे पहले क्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो आयोडीन सबसे कम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है और एटम है, उससे ज़्यादा थोड़ा ब्रोमीन है, ठीक है, और उससे ज़्यादा थोड़ा क्लोरीन है। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर क्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा O माइनस को, फिर Br और I सबसे कम स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों को यहाँ से मिल गया है, that is Cb1 greater than Cb2 greater than Cb3 and hence the acidity order भी सेम ऑर्डर में होगा, 1 greater than 2 greater than 3। तो ये तीनों टाइप के एसिडिटी हमने देख लिया है जो कि प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब थोड़ा बेसिसिटी भी देख लेते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। NH3 CH3 NH2 CH3 NH CH3 और CH3N CH3 CH3, ये सभी बेस है, ठीक है। बेस क्यों है? अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाता है उसी को कहते हैं बेस। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, सभी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सभी डोनेट कर पाएगा। अब जिसका डोनेशन, एक्सटेंट ऑफ डोनेशन ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और एक्सटेंट ऑफ डोनेशन जिसका कम होगा वो वीक बेस होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 मार्क कर लिया हमने। अब देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डोनेशन किसका ज़्यादा होगा। अब देखो NH3 में कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, NH2 सेकेंड ऑप्शन में एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, थर्ड ऑप्शन में 2 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, थर्ड ऑप्शन में 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि वहां पर 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तीनों मिथाइल मिलके बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इसलिए क्या होता है, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका डोनेशन टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा टू एन एसिड, और वी कैन से उसका एसिडिटी, सॉरी, उसका बेसिसिटी भी ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में 3 CH3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप का 3 प्लस आई इफेक्ट मिलके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तभी तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इजीली एसिड को दे पाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पर भी देखो 2 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, तो ये भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन फोर्थ में जितना इंक्रीज हो रहा है थर्ड में उतना नहीं हो रहा है, इसलिए इसका तो बेसिसिटी होगा लेकिन फोर्थ से कम होगा। सिमिलरली 2 में आता है, यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी एसिड को ये लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, बट उतना एक्सटेंट में नहीं हो रहा है जो थर्ड में हो रहा था और फोर्थ में हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिसिटी थोड़ा और कम हो जाएगा
और NH3 का बेसिसिटी सबसे कम होगा बिकॉज वहां पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगा तभी तो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, सो इस हिसाब से यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया सबसे फोर्थ, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का जो हम यूज करके एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ये सब एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो एक 3 क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि द इंडक्टिव इफेक्ट, 4 ऑप्शन दिया है, implies the atoms or groups ability to cause bond polarization, increases with increase of distance। अरे नहीं, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। हमने देखा था कि x से जितना कार्बन एटम दूर जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जा रहा है, मतलब बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम इंडक्टिव इफेक्ट प्रैक्टिकली डज नॉट ऑपरेट। ठीक है, तो डिस्टेंस से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, तो ये रॉन्ग है। इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वही डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर तो होगा नहीं। इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा। बिकॉज मैंने बोला था कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस परमानेंट पोलराइजेशन क्रिएट होता है और इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली नॉट डिलोकलाइजेशन, वी कैन से पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन मतलब कॉम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर कॉम्प्लीटली शिफ्ट हो गया तो बॉन्ड क्लीवेज हो गया ना, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया, जो कुछ देर पहले देखा कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को वो एनकरेज करता है इंडक्टिव इफेक्ट और इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, बट वो उसका रीजन नहीं है। ठीक है, मतलब इनिशिएट करता है कि कोई आके वो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर दे, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया और अटैकिंग रिएजेंट आया, आके वो बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा। क्यों? बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर स्टिमुलेट करके रखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा पार्शियली डिस्प्लेस्ड सिचुएशन में है। ठीक है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मतलब कंप्लीट शिफ्ट टू एन एटम। ठीक है, तो कंप्लीट शिफ्ट मतलब तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये नहीं होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इनकरेक्ट डायरेक्शन, यहाँ पर तो ठीक है, ये CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये भी डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ठीक है। यहाँ पर देखो ये रिंग हाइड्रोकार्बन रिंग है, मतलब इसका भी तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये भी यहाँ पर भी तो CH2 है, CH2 है, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर भी तो इसका भी तो इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ही रहेगा बिकॉज दिस इज एन एल्किल ग्रुप कह सकते हो, साइक्लिक है, ओपन चेन नहीं है बट एल्किल ग्रुप कह सकते हो, है ये एल्किल ग्रुप है, तो इसका भी प्लस आई इफेक्ट रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ठीक है, इसका भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेटेड हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली रीजन सेम है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा, जिसके ऊपर ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और तो यहाँ पर O- इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है इसका, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट है, O- का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एरो ठीक ठाक है। ऑप्शन डी में देखो कि यहाँ पर एरो CH3 की तरफ है, मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर भी CH2 की तरफ है, CH3 की तरफ है। ये पहले ही मैंने नोट करने के लिए बोल दिया था तुम लोगों को कि एल्किल ग्रुप इज ऑलवेज ए प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑल एल्किल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एरो गलत दिया हुआ है, ये गलत उल्टा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
तो ये हो गया 3 क्वेश्चन और एप्लीकेशन पार्ट भी हम लोगों ने देख लिया। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पर खत्म होता है, और भी इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बाद में देखेंगे जब हम टोटल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।